Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के चेहरे से जैसे जैसे नकाब हट रहा है, फिल्मों के फसाने जैसी हकीकतें सामने आती जा रही हैं। गुरमीत राम रहीम के जेल में पहुंचते ही उसकी सबसे करीबी हनीप्रीत जितना कानून और दुनिया से छुप रही है, उससे जुड़े कथित घिनौने आरोप सामने आते जा रहे हैं। आरोप रिश्तों को कलंकित करने के, आरोप बाप बेटी के रिश्ते के चीथड़े उड़ाने के, आरोप हर रिश्ते से भरोसा डिगाने के, आरोप आस्था को झकझोर देने वाले। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने अब से करीब 4 घंटे पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करीब 25 दिनों के बाद विश्वास गुप्ता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, और जो चुप्पी तोड़ी है तो वाकई में दिल दहला देने वाली बातें उन्होंने बताई। विश्वास गुप्ता ने दावा किया कि उसने अपनी आंखों से अपनी पत्नी और राम रहीम को नग्नावस्था में आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा था। विश्वास का यह भी दावा है कि दुनिया के सामने जिस हनीप्रीत को राम रहीम बेटी बताता था, असल में वो बेटी नहीं थी। उसकी शादी और उसका तलाक सब एक साजिश का हिस्सा था, जो साजिश रची थी गुरमीत राम रहीम ने। न्यूज़ 18 इंडिया इन आरोपों की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन अगर ये आरोप जो विश्वास गुप्ता ने लगाए हैं सही हैं, तो गुरमीत राम रहीम दुनिया की सबसे सख्त सजा का हकदार है, क्योंकि उन्होंने भरोसा तोड़ा है रिश्तों का और अपने तमाम हजारों समर्थकों का। मेरे साथ आज इस डिबेट में विश्वास गुप्ता जुड़ रहे हैं। सीधे वो विश्वास गुप्ता जो हनीप्रीत के पूर्व पति हैं, हमारे साथ लाइव है इस वक्त। हम उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन उन्होंने जो आज खुलासे किए विश्वास गुप्ता ने, उनसे कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। हम तो आज पूछेंगे कि राम रहीम पर लगे घिनौने आरोप सच हैं तो क्या वो फांसी से कम का हकदार है? सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे है। और सवाल नंबर 3 कि क्या आस्था को अपमानित करने वाले कथित धर्मगुरुओं के लिए सबसे कड़ी सजा ही होनी चाहिए? पुलिस पर भारी, राम रहीम की दुलारी। इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा बड़े पैनल के साथ, लेकिन एक नजर दिन के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। उन्नीस 1999 में 14 फेब को उन्होंने मेरी शादी अरेंज कर दी। मेरी शादी हो गई। मैंने लड़की नहीं देखी कि लड़की कौन थी। जब वहाँ पे डेरे में रीत है कि जब हाथ डालते हैं तो गुरुजी के सामने डलता है, बाबा के सामने। तो गुरमीत सिंह बैठा था स्टेज पे और हमारा हार का जो प्रक्रिया चली, मैंने तब भी उस लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा कि लड़की कौन है। मेरी नज़र गुरमीत सिंह की तरफ थी। हर वीक में गुरमीत सिंह का मैसेज आता था बंदे के थ्रू, मेरे को और मेरी वाइफ को गुफा में बुलाया जाता था। कभी दिन में बुला लिया जाता था, कभी लेट आवर्स में भी बुलाया जाता था। उसमें क्या होता था, जो गुरमीत सिंह का कमरा था, मेरी वाइफ उसके अंदर चली जाती थी और मुझे बाहर लिविंग रूम में बिठा लिया जाता था। जैसे बिग बॉस चला, जो प्रक्रिया थी बिग बॉस की, लड़कों का रूम अलग, लड़कियों का अलग, पनिशमेंट रूम। अगर कोई गलती करता है, उसमें जो पनिशमेंट थी उसमें था कि बाबा का सिमरन जपना है 10 मिनट। जैसे मैंने अगर पहली बार गलती करी तो मुझे 10 मिनट उस रूम में जाके बैठ के सिमरन करके बाहर आना होगा। और उसमें एक ट्विस्ट था कि जितनी बार गलती करोगे वो डबल होता जाएगा। 10 का 20, 20 का 40, 60, वो बढ़ता ही जाएगा टाइम आपका। क्या डॉक्टर MSG के पास अच्छा 24 घंटे हैं या 48 घंटे हैं? जो मेरी वाइफ थी हनीप्रीत, वो अब पता चलता है कि वो उसके साथ मिली हुई थी, उसको सारा प्लान था प्रोग्राम बिग बॉस का। वो उसने फर्स्ट डे से, फर्स्ट इंस्टांस से गलतियां करनी शुरू कर दी। 10, 20, वो मतलब एक दिन में इतने टाइम पे पहुंच गई फर्स्ट डे में कि वो उस कमरे में से बाहर नहीं आ सकती थी। मैं हूं सेंट डॉक्टर MSG की बेटी हनीप्रीत इंसान।
जो हनीप्रीत है ना तो वो आज बाबा की बेटी है किसी भी रूप में, और ना ही वो गोद ली हुई बेटी है, क्योंकि उसका जन्म 1980 का है और बाबा का जन्म 1967 का है। 13 साल का डिफरेंस है। जो भी ऑफिशियली अडॉप्ट होता है उसको 21 साल कम से कम होना चाहिए। बेटी अपने बाप के घर एक रात तो रह सकती है, मगर जरूर रह सकती है। बाप बेटी का रिश्ता है, वो तो पहले भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर ऐसा करो, आप जाओ अपने घर और ये यहाँ रहेगी, आप सुबह ले जाना इसको। तो बाबा ने मुझे कहा कि बेटा हनीप्रीत का मन कर रहा है कि हमारे साथ बैठे गाड़ी में। मैं कहा जी कोई नहीं, बैठ जाओ, आप भी आ जाओ गाड़ी में। मेरे को कहने लगे ऐसा करो, आपको गाड़ी बड़ी अच्छी चलाते हो, आप गाड़ी चला लो, एक बंदा राकेश है डेरे का, वो आगे बैठ जाएगा और हम बाप बेटी पीछे बैठ जाएंगे। वो जबकि कैबिन बंद होता है बाबा की गाड़ी में। मैं कोई हाँ पार्टीशन होता है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में पार्टीशन होता है। तो टेंट डला, वो हम बैठ गए, मैं गाड़ी चलाई। सारी रात निकल गई, वो लड़की मेरे पास वहाँ भी नहीं आई, क्योंकि मैं जमाई तो था नहीं, मैं तो किराए का टट्टू था वहाँ एक तरह से। तो बाबा अपनी गुफा में नहा के निचले कमरे में सोफे पे बैठा था। मैं एग्जैक्ट पोजीशन, सर्दियों के दिन थे, शाल ले रखी थी और वो हनीप्रीत उसके गोड्डे पे सर लिए बैठी थी और वो रो रही थी। अब आप पूछेंगे क्यों रो रही थी, मैं भी घबरा गया। बाबा ने मुझे जाते ही कहा, बेटा तू इतने साल से यहाँ रहता है, तू हमारे साथ रहा, तेरा भी मन विचलित कर गया। बेटा हमें तो सारी रात से बुखार है और बुखार होने की वजह से हम, ये लड़की यहाँ रही, अपने बाप की सेवा करी, ये कैसे जाती कमरे में, और तेरा मन खराब कर गया। और बाबा लिटरली रोने लगा। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ तो दरवाज़ा, पता नहीं भगवान ने मेरी आँख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने, वो दरवाज़ा खुल गया। और दरवाज़ा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। कि अगर तूने अपने जाके पेरेंट्स को या किसी को ये वाकया बताया तो ना तो तेरे खानदान को छोड़ेंगे और तुझे तो छोड़ना ही क्या है। देख ले तूने क्या करना है, ये तेरे पे ऑप्शन है विश्वास। इसके पहले कि मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं, आज के सवाल को दोबारा दोहराता हूं, आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। इस शो के दौरान हमारा सवाल एक बार फिर से सुनिए कि क्या हनीप्रीत को बेटी बता घिनौना खेल, जो कि आरोप लगाया है उनके पूर्व पति ने, घिनौना खेल खेलने वाले राम रहीम को जिंदा रहने तक कैद की सजा मिलनी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं #HTP और #हनीप्रीत की तलाश। इसके जरिए आप हमको ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो खास लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले HS रावत जी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ है, जो कि धर्मगुरु हैं, और साथ में संदीप मिश्रा जो कि समर्थक हैं डेरा सच्चा सौदा के, गुरमीत राम रहीम के। बहुत दिनों के बाद राम रहीम जी की तरफ से कोई अधिकृत वक्ता हमारे पास मौजूद है। और लोग जो बाहर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनका परिचय कराऊँ बारी बारी से। मेरे साथ विश्वास गुप्ता जी हैं जो कि पूर्व पति हैं हनीप्रीत के, चंडीगढ़ से। मेरे साथ भूपेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं जो कि राम रहीम सिंह के बेटे जसमीत के पत्नी के भाई हैं, कजिन हैं। गुरदास सिंह तूर साहब हैं जो कि सेवक रह चुके हैं डेरा में। तूर साहब आपका भी स्वागत करता हूं। जवाहर यादव भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा इकाई के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। जवाहर जी आपका स्वागत है। और मेरे साथ विक्रम सिंह जी भी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके हैं और पुलिस और कानून व्यवस्था की चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मुझे बताया गया है कि विश्वास गुप्ता सीधे 1 to 1 बात करेंगे। विश्वास जी मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उसके पहले क्योंकि मैंने आपका एक लंबा चौड़ा दिन का घटनाक्रम दिखाया है तो मैं इस पर रिएक्शन पहले संदीप मिश्रा में आपका लेना चाहता हूँ। संदीप, आप क्यों सामने आ गए अचानक? आप क्यों पैरवी कर रहे हैं राम रहीम की? मुझे क्यों सामने नहीं आना चाहिए था? क्यों एक तरफा सवाल मैं पूछता हूं, इसमें जवाब देने पड़ते हैं। इस कार्यक्रम का फॉर्मेट यही है, सवाल मेरे जवाब दे रहा हूं। ये सवाल का जवाब सवाल कैसे हो सकता है? सवाल का जवाब सवाल भी हो सकता है कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों एक तरफा खबरें जानी चाहिए, क्यों उनका पक्ष नहीं दिखाया जाना चाहिए। एक तरफा कैसे? भारत की अदालत ने उस व्यक्ति को बलात्कारी कहा, बलात्कारी। जी,
जानते ना बलात्कारी क्या होता है? बेशक जानता हूं मैं। क्या होता है बलात्कारी, बताइए यार, दुनिया को समझा दीजिए। आप बड़ी बहुत दिनों आप से टीवी चैनल पे हैं, बलात्कारी का मतलब बताइए क्या होता है? सुमित जी अगर बहुत दिनों से नहीं समझा पाए तो मैं समझा देता हाँ हूं। बिल्कुल समझाइए, मुझे नहीं पता बलात्कारी का बहुत मतलब क्या दिनों होता है। से- देश की जनता सुनना चाहती है जी। कि राम रहीम के भी ऐसे लोग भी जिंदा है इस देश में जो बलात्कारी का डिफेंड करने के लिए सामने आ रहे हैं, बताइए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ क्या? और ये क्या आखिरी अदालत है? क्या अदालत के इसके आगे अदालत नहीं है? इसके आगे क्या संवैधानिक हक छीन लेंगे आप किसी का सुमित जी? किसी को अपने न्याय के मंदिर तक जाने नहीं देंगे? इस अदालत के फैसले को आखिरी मान के आप मुहर लगा तो देंगे? आप इस अदालत के फैसले को गलत करार दे रहे हैं। नहीं, मेरा आपने संवैधानिक हक कहा है कि मैं उससे आगे आपने जाऊंगा। कहा कि ये फैसला गलत है। मेरा वकील ये बात कह अरे रहे हैं आप कि कह हम रहे आगे जा हैं, सकते हैं। वकील भी हमने क्यों आ रहे नहीं कहा। वकील भी क्यों आ रहे? अदालत का आप मान अदालत अपनी के जगह है। फैसले को चुनौती दे रहे हैं सुमित जी, संदीप मिश्रा। अदालत का मान अपनी जगह है, आप लेकिन अदालत क्या के फैसले को चुनौती दे रहे क्या हैं। या- आप ये कहिए, नहीं, क्या अब ये तक आखिरी क्यों नहीं अदालत है? मैं ये गए? अब पूछ रहा तक हूं। क्यों नहीं गए? 25 दिन हो गए, जाएंगे 25 दिन हो गए। जाएंगे, हमारे लॉयर्स की टीम काम कर रही है, जब सुविधा होगी वो जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं निचली अदालत का ये फैसला गलत है? मैं ये नहीं सीबीआई कह की रहा। पंचला अदालत कोर्ट ने जो फैसला दिया पंचकुला ने, वो गलत है। आप मेरी बातों को दूसरी तरह मत पेश कीजिए। क्यों? न्यायालय आपने कहा देश देख रहा है। मैं कह रहा हूं, मेरे को देश को कहने तो दो। कह तो लिया आपने। मेरे शब्द आप क्यों बोल रहे हैं? मेरे शब्द सुमित आपने जी, मेरा सवाल नहीं सुना। मेरा मैंने सुन सवाल लिया कहां आपका से था? सवाल। मेरा सवाल कहां से था कि बलात्कारी का क्या मतलब होता है? आप तो पत्रकार रह चुके हैं, आप डेरा में कई दिनों तक काम कर चुके हैं। देश को समझाइए बलात्कारी का क्या मतलब होता है। जाहिर तौर पर पूरा हिंदुस्तान जानता है, मुझे नहीं लगता किसी को समझाने नहीं की नहीं, कोई जानने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं है। इसलिए जानने की जरूरत है बिल्कुल आपने मुझसे जरूरी शुरू नहीं में है। कि बिल्कुल आपके अंदर ये हिम्मत कहां से आई कि एक बलात्कारी के पक्ष में यहां बैठ जाए? एक सच्चे शिष्य वो को हमेशा बलात्कारी इतनी जिसको हिम्मत कोर्ट होगी। ने कहा एक आरोपी नहीं सच्चे दोषी शिष्य है, को हमेशा इतनी 20 हिम्मत साल होनी की चाहिए। सजा है जी 20 साल की सजा, एक नहीं दो साथियों के साथ। सुमित जी, मेरी बात सुनेंगे आप? मैं आपसे एक बात की दरखास्त कर रहा हूं कि ये निचली अदालत का पहला फैसला है। संवैधानिक हक है कि हम न्याय के और मंदिर में जा पाए, न्याय के और मंदिरों में गुहार कर पाए, हम न्याय अपने पक्ष में ला पाए। ये हमारा संवैधानिक है। इसमें आप मीडिया ट्रायल काहे कर रहे हैं? आप मेरा संवैधानिक हक छीन लेंगे? अच्छा। आप संवैधानिक अच्छा। हक किसी व्यक्ति का छीन लेंगे? अच्छा। आप स्टूडियो में बैठ के फैसला सुना देंगे? 2002 में वो साध्वी चिट्ठी लिखती है और 15 साल तक आपके रसूख की वजह से, आपके नेताओं के जो गठजोड़ की वजह से अदालतें फैसला नहीं कर पाती हैं। 15 साल के बाद एक फैसला आता है और आप ये कह रहे हैं कि हमारा संवैधानिक हक है, हम न्याय के मंदिर के पुजारी हैं। अरे भाई साहब, पुजारी है तो इस फैसले को मानिए ना। कौन और नहीं शांत मान बैठ रहा? जाइए, बिना और माने- शांत बैठ जाइए, बिना माने और जेल शांत में बैठ है। जाइए। मतलब यहीं से शांत बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल। फैसला मान लेना चाहिए। बिल्कुल। सुमित जी, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे संविधान जनाब, के हक को छीन रहे हैं आप। जनाब, किसी आप की संविधान के हत्या हक मत करने से छीनिए। बड़ा पाप है ये, किसी आप- लड़की की अस्मिता को छीनना, आप- उसको छिन्न भिन्न कर आप देना। संवैधानिक हक को मत छीनिए। यहाँ बैठ के अगले न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाने का हक है हमारे पास। ये हमें भारत के संविधान ने दिया, क्या बात इसे कर तो रहे हैं? जाने दीजिए हमें। अरे जनाब, अगर यही संदीप, फैसला, क्या आप कह रहे हैं ये फैसला बदला नहीं जा सकता? संदीप, आप क्या संदीप, कहते हैं सुमित भैया? क्या संदीप, ये फैसला बदला नहीं जा सकता? संदीप, आप फैसले को बदलवाइए, खूब बदलवाइए, जी, जी जी भर कह के रहा- बदलवाइए। जी, लेकिन मेरे पास इस पैनल में कम से कम 4 ऐसे चेहरे बैठे हैं जी। जो उस राम रहीम के साथ काम कर चुके हैं जी। और उनके बारे में कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। जी। विश्वास गुप्ता सबसे पहले मेरे साथ जी, हैं, हनीप्रीत के पूर्व पति। जी। इन्होंने जिस अवस्था में राम रहीम को देखा अपनी पत्नी के साथ, जी, जी। एक जमाने में जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, वो बोलने में मुझे शर्म आ रही है। जी, इस बात के अवस्था लिए में इन्होंने नाक रगड़ के माफी मांगी है। इस बात दबाव के लिए, में इस आरोप जान के माल लिए नाक 40 रगड़ के, करोड़ की इसके प्रॉपर्टी लिए खा गए आप इन्होंने लोग। चिट्ठी लिखी है, 40 समझौता करोड़ की किया है, प्रॉपर्टी खा गए। लिख के, 40 करोड़ सुमित की जी, प्रॉपर्टी खा सुमित गए जी, आप लोग। लिख के माफी मांगी है। इस आदमी पे विश्वास- क्या भरोसा करोगे? आज कुछ, संदीप कल कुछ, मिश्रा, परसों कुछ। आप ऐसे कहां आदमी पे थे? क्या विश्वास करेंगे सुमित भैया? मैं आता हूं, आप दोनों के पास आता हूं। विश्वास गुप्ता चले जाएंगे, मुझे उनसे बात करनी बहुत जरूरी है। विश्वास गुप्ता, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, मुझसे बात कर रहे हैं और मैं इस बात की आपकी तारीफ करता हूं कि देर से सही आपने हिम्मत दिखाई, आप जनता के सामने आए, देश के सामने आए अपनी बात कहने के लिए। लेकिन विश्वास, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप पर यह इल्जाम लग रहा है डेरे की तरफ से कि आप बार बार अपने बयान बदलते हैं, आप पे विश्वास नहीं किया जा सकता, आपकी बातों पे। विश्वास गुप्ता, क्यों भरोसा करें आप पर, बताइए। ऐसा है सर, जो ये नए आज प्रवक्ता खड़े हुए हैं आके, इनका जो नाम मिश्रा जी हैं, ना तो मैंने इनको ज़िंदगी में कभी डेरे में देखा, ना मैं इनको जानता हूँ, और मैं इनके सवालों का जवाब देना नहीं समझता। अगर मेरे को सवालों का किसी ने जवाब मेरे से लेना है, या तो बाबा सामने आए, हनीप्रीत सामने आए, या डेरे की चेयरपर्सन मेरे सामने आए, तो मैं उसका जवाब देना समझूंगा। इसका जवाब देना मैं समझता नहीं, ना मैं इस आदमी को जानता। इससे ये पूछिए कि आप जो बाकी आदित्य इंसान, पवन इंसान, जितने प्रवक्ता डेरे के थे, आज वो क्यों भागते फिर रहे हैं? वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। और मेरी इनसे, मिश्रा जी से एक ही रिक्वेस्ट है
कि इनको किसी तथ्य का जब डेरे का पता नहीं है तो आपको बकरा बना के आज डेरे ने फिर सामने मीडिया के कर दिया है, और आप भी कल भागते फिरेंगे और आपका परिवार तंग होएगा, आपको कुछ नहीं मिलना। आपकी हाथ जोड़ से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब आपको कुछ कार्य में पता नहीं है तो इनको कहिए कि मैं इनकी बात का विश्वास, जवाब मैं नहीं आपकी बात का जवाब संदीप से आगे ले लूंगा, लेकिन मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूं इसके पहले कि आप इस डिबेट से जाएं। विश्वास, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, आपकी मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आप क्यों उस राम रहीम पर और हनीप्रीत पर विश्वास करते रहे? आपको शक हो रहा था, आपको समझ में आ रहा था कि हनीप्रीत और बाबा के बीच कुछ गलत चल रहा है, फिर भी आप उन दोनों को झेलते रहे। क्या कहीं कोई दबाव था? क्या कहीं कोई डर था या आपको लालच था? नहीं, ऐसा है सर, जब 2009 में उनको लड़की बनाया गया उसके बाद मैं हर चीज़ झेलता रहा। मैंने को शक भी था, मैंने कहा भी, मैंने हनीप्रीत को भी कहा, बाबा को भी कहा, लेकिन मेरे को वहाँ सुनने को वो दोनों तैयार नहीं थे। और मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमारे लड़ाई झगड़े हुए उस टेन्योर में, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया वो तो फिर क्लियर कट हो गया। उसके बाद मैंने डेरा छोड़ दिया, इन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दे दी। सर, ये क्वेश्चन मेरे लिए बार बार मेरे को जवाब देना मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, वो मैं बार बार अगर एक ही चीज़ का जवाब मेरे से बार बार पूछा जाए तो मेरे दिल को भी बहुत बड़ी ठेस लगती है। ये आसान नहीं है कि बार बार एक ही बात को रिपीट करना। चलो आप कहते हैं तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैंने उनको कंप्रोमाइज़ की पोजीशन में देखा। जी, उसके बाद आपने क्या किया? आपने अपनी पत्नी से लड़ाई नहीं लड़ी, अपनी पत्नी को सिखाया नहीं? बाबा से तो आप नहीं लड़ सकते थे, हनीप्रीत को तो समझा सकते थे, लड़ सकते थे। हाँ जी, क्या कह सकते थे? जब आपने कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में देखा गुरमीत राम रहीम को और हनीप्रीत को, तो आपने अपनी पत्नी से बात नहीं की, उनको समझाया नहीं? जी, उनसे आपकी लड़ाई नहीं हुई? पत्नी से बात तो मैं जब करता कि जब वो मेरी पत्नी थी, वो जब बाबा के पास ही 24 घंटे रहती थी, मेरे से मिलती ही नहीं थी, तो मैं उसको क्या समझा सकता था। अजब 25 दिनों के बाद बाहर क्यों निकले हैं? जी, इतना टाइम क्यों लिया आपने? विश्वास, हाँ जी, अजब 25 दिनों के बाद क्यों जनता के सामने आए, प्रेस के सर? सामने? ऐसा है कि जो मेरे साथ 5 साल, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरे साथ 5 साल हुआ वो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा खोला। मेरे अंदर बहुत डर था कि भाई ये मुझे मरवा देंगे, वो अभी भी सच्चाई है कि मेरे बोलने के बाद ये मुझे जिंदा रहने नहीं देंगे। वो जो मेरे अंदर डर था उस कारण मुझे 25 दिन लगे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को मनाया और अपने आप को समझाया कि मुझे दुनिया को सच्चाई आज बतानी चाहिए, इसलिए मेरे को इतना टाइम लगा। एक चीज़ और संदीप, विश्वास, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको जान का खतरा रहा जब तक ये कोर्टबाजी मुकदमेबाजी चलती रही? कभी कोई धमकी मिली? हाँ, मेरे पीछे डेरे की गाड़ियाँ लगती थी। जब भी मैं कोर्ट केसेस में जाता था इनके बंदे मेरे पीछे लगते थे, और जब तक इनसे मेरा कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, इन्होंने हर तरह की कोशिश करी। और जब कंप्रोमाइज़ होने के बाद शांति रही, लेकिन अब जब मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, डेरे की सच्चाई और बाबा की सच्चाई बताए है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपके माध्यम से मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा दिन जिंदा रह पाऊँगा। आपको अभी भी डर है? कोई ना कोई बंदा, इनके पास शार्प शूटर्स हैं, 100 शार्प शूटर्स हैं, वो मुझे मार देंगे, मेरे परिवार। हाँ, बिल्कुल डर है, यही डर है कि मैं 25 दिन बोला नहीं हूँ। विश्वास, क्या बाबा के पास डेरे में हथियार भी होते हैं? हाँ जी, डेरे में क्या बाबा के पास हथियार भी हैं, खतरनाक हथियार? आपने कहा शार्प शूटर हैं। बाबा अपने पास पर्सनल हथियार रखता था, बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में आश्रम में क्या था। जी, चलिए, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ। शुक्रिया विश्वास, आप मेरे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। इन तमाम आरोपों का जवाब मैं लूँगा। संदीप मिश्रा हमारे साथ हैं और तमाम एक्सपर्ट बैठे हो, खासकर विक्रम सिंह जी से हम जानना चाहेंगे जब हम हेडलाइंस के बाद लौटते हैं कि क्या ये जो आरोप हैं इनको आरोप समझकर भूल जाना चाहिए या इस पर भी कार्रवाई हो सकती है? तौर पर पूरा हिंदुस्तान जानता है, मुझे नहीं लगता किसी को समझाने की नहीं, जानने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं है। इसलिए जानने की जरूरत है आपको मुझसे शुरू में कि आपके अंदर ये हिम्मत कहां से आई कि एक बलात्कारी के पक्ष में यहाँ बैठ जाए? एक सच्चे शिष्य वो बलात्कारी जिसको कोर्ट ने कहा आरोपी नहीं, दोषी है, हमेशा इतनी 20 साल की सजा है जी, 20 साल की सजा, एक नहीं 2 साथियों के साथ। सुमित जी, मेरी बात सुनेंगे आप?
इस बात दबाव के लिए, में इस आरोप जान के माल लिए ना 40 करोड़ की प्रॉपर्टी खा गए आप लोग। 40 करोड़ की प्रॉपर्टी खा गए, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी खा गए आप लोग। माफी मांगी है, इस आदमी पे विश्वास- क्या भरोसा करोगे? आज कुछ, संदीप कल कुछ, मिश्रा। परसों कुछ। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और खुद संदीप मिश्रा भी हैं जो कि डेरे की तरफ से आज मैं बोलने आया, लेकिन उसके पहले जवाब दिखा दूं कि क्या रिश्ता कलंकित करने वाले राम रहीम को ताउम्र कैद की सजा हो। 95% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 95%। और ट्विटर पोल भी आपके सामने है, 91%, 91% यहाँ भी ये कह रहे हैं कि राम रहीम को ताउम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जो कुछ चीज़ें अब सामने निकल कर आई हैं। विक्रम सिंह जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूँ। जो कुछ बातें आज पूर्व पति हैं, हालांकि वो उनका डिवोर्स हो चुका है, उन्होंने दोबारा शादी कर ली, वो सामने आए विश्वास गुप्ता, उनकी बातों को क्या अदालत, पुलिस फेस वैल्यू पे ले सकती है? उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है राम रहीम के खिलाफ, हनीप्रीत के खिलाफ? सुमित जी, कानून भी इस बात की इजाजत देता है कि पति का एक विशेष स्थान होता है साक्ष्य देने में, और अडल्ट्री केसेस में मुद्दई केवल पति हो सकता है। बावजूद इसके कि उनका तलाक हो चुका है, जो बातें उन्होंने कही हैं और जितनी भी बातें कही हैं जिसमें भी संज्ञेय अपराध बनता हो, उसके आधार पर मेरा परामर्श होगा कि अपराध पंजीकृत करके निष्पक्ष इसकी विवेचना की जाए। विक्रम सिंह जी, लेकिन इसी शख्स ने, यानी इसी विश्वास गुप्ता ने तमाम आरोपों के बाद सरेआम ये कई तस्वीरें भरे पंडाल में खड़ा होकर माफी मांगी थी इसी राम रहीम से। आज वो उस पर इल्जाम लगा रहा है, तो विश्वास करना चाहिए? पहले ऐसे जब एक आदमी ने अपने बयान को कई बार तोड़ा मरोड़ा बदला है, तो उसकी प्रामाणिकता के लिए उसका बयान धारा 164 सीआरपीसी में कलमबंद मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए और वही फाइनल माना जाएगा। लेकिन जो बात विश्वास ने कही है और जो बात उसने अनकही छोड़ दी है, जो कि अनुभव की बात है, मैं अपने आप को एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि उनकी बात में बल है और उसको गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, लेकिन उसमें बहुत मेरिट है और उसको नजरअंदाज कर देना अन्याय होगा। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं, जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूंगा सर। मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं। सीधा एक सवाल जवाब कहा कि आपको जवाब देने हैं। बिल्कुल सवाल पूछने नहीं है। सुमित जी सवाल पूछने दें। चलिए, कानून के जानकार हैं और सर उनसे सवाल बनता है कि 509 धारा के तहत एक पूर्व पति क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी महिला का चरित्र हरण कर सकता? सवाल 509 धारा क्या है? सर बताएंगे। मैं आपसे पूछूं, आप याद करके आए ना, आप बताइए ना। जी महिला का मान सम्मान का संदीप बताइए ना 509 क्या है? मैटर ऑफ प्राइवेसी की धारा है साहब, ये मैं सब जानता हूं और मैं बता रहा हूं ये। और दूसरी बात सर, आपको याद करा के भेज दिया गया। अरे सर ऐसे तो आपने सिखा के भेज दिया सर। हाँ तो हम तो लिखा हुआ पढ़ते हैं, हम तो लिखा हुआ पढ़ते हैं। मैं तो एंकर हूँ, नकल कर रहे हैं। मैं तो एंकर हूँ। आप तो बिल्कुल फर्रा चला रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो याद करके आया हूँ। मुझे याद है। याद है मुझे 500 समझाइए ना क्या है सर। 500 समझाइए ना। सवाल पे जाते हैं, सवाल पे जवाब देने दें। अगर यही बात, एक सवाल और है, एक एक सवाल का जवाब होता चले, छोटा सा ही है कि क्या जो कन्विक्टेड है हमारे गुरुजी, उन्हें अपील करने का अधिकार भी है या नहीं है? अपील का अधिकार? पहले सवाल का जवाब देखिए, जवाब दे लें दीजिए सर, जवाब दे लें। पहला सवाल, अगर हम आप करें तो हम आप दोषी हैं, लेकिन पूर्व पति उसी लज्जा और उसी शर्म का उतना ही हकदार है जितना कि उसकी पूर्व पत्नी या पत्नी, मुझे ये मालूम नहीं कि पत्नी है कि नहीं है, लेकिन अगर विच्छेद हो गया है तो एक पूर्व पति होने के नाते उस लज्जा का वो उसकी भी सहभागिता उतनी ही है जितनी कि उस महिला की। लेकिन अगर यही सवाल हम आप करें तो हम 509 के दोषी हैं। दूसरा सवाल, अपील का राइट अफजल गुरु को भी था, राम रहीम को भी है, लेकिन जब लोअर कोर्ट से कन्विक्टेड हैं तो हम उनको निर्दोष नहीं मान सकते जब तक कि हायर कोर्ट उनको दोष मुक्त न कर दे। सरकारी नौकरी में डीजी रैंक के अफसर भी हैं, अगर लोअर कोर्ट से कन्विक्टेड है, जब तक कि वो दोष मुक्त हायर कोर्ट से नहीं, तब तक दोषी ही माने जाएंगे, निलंबित ही रहेंगे और जेल में ही रहेंगे। ठीक है। मैं और तूर साहब जो बात अभी विश्वास गुप्ता बोल रहे थे, तूर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या डेरे के अंदर गंदा काम होता था साध्वियों के साथ, औरतों के साथ? क्योंकि हनीप्रीत पर यह इल्जाम लगा है कि वो तमाम साध्वियों को सप्लाई करती थी। बिल्कुल, काफ़ी साध्वियों से मैंने बातचीत की है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि गुरमीत राम रहीम उन साध्वियों के साथ गलत करता था। काफ़ी साध्वियों से मैंने बातचीत हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि हनीप्रीत उनको सप्लाई करती थी। काफ़ी लड़कियां थी जिन्होंने कोर्ट के अंदर बयान दिए हैं
कि गुमनाम चिट्ठी के अंदर आया, फिर उन दोनों लड़कियों ने बयान दिए और जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें काफ़ी लड़कियों के नाम हैं जो लड़कियां गुरमीत रामरीम तक लेके जाती थी। और इस तरीके से ये बिल्कुल क्लियर है, मैंने अपनी कानों से सुना है कि काफ़ी साध्वियों ने मेरे को बताया है कि इस संदीप तरीके का जवाब दीजिए। गुरमीत जी, मैं रामरीम जवाब ये देता डेरे हूं। में रहने रह चुके हैं, जी, मैं जी, इसीलिए आपको मैं- सुनाया। बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी होगी सुमित जी, विश्वास गुप्ता की। आज विश्वास गुप्ता ने इस मुद्दे पर सफाई दी है, स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने इस मुद्दे पे कहा है कि हनीप्रीत ने कभी कोई सप्लाई नहीं की है। तो आप मानिए कि ये तब तूर आप इस बात पे विश्वास गुप्ता की बात मानेंगे, लेकिन विश्वास गुप्ता जो बोल रहा है कि बाबा को उसने रंगे हाथों पकड़ा, वो बात आप मैं नहीं आपको मानेंगे। पूरी बात कर वहाँ- लेने दीजिए, नहीं आप पूरी पूरी बात बात कर कर रहे हैं, लेंगे। आपकी कहाँ बात पे पूरी कहा बात- मैं है? आपकी बात का बात कह रहा हूँ। किस जगह कहा है? मैं आपकी मैंने बात का बात सप्लाई कर रहा हूँ कर दी संदीप है। जी, जो मैंने नहीं आपको कहा सूट अभी। कर रहा है वो आप मान ले रहे हैं, जो आपको सूट नहीं कर रहा है वो उसको रिजेक्ट करते रहे। दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा करता है, मैं कर रहा हूं तो क्या बात है? आप ही मतलब ही है। नहीं मतलब क्या है, कितना वो पैसा तथ्यों मिला? पे बता रहे हैं, कितना वो पैसा मिला उन्होंने डेरे से? प्रमाणित कर रहे हैं। डेरे से कितना पैसा मिला? कितनी घटिया बात कर रहे हैं किस सुमित जी, हिसाब हर से चीज देंगे? का बिकाऊ किस मामला हिसाब से? है। मैं कितनी सवाल कर रहा हूं। गंदी बात कर मैं रहे सवाल कर रहा हैं, हूं। हर चीज मैं बिकाऊ सीधा है पूछ क्या? रहा हूं। मैं आप कहाँ थे? क्या बात कर रहे हैं? आप थे क्या? ये आप आप थे क्या? क्या? इस आप तरह थे के क्या? आरोप लगाएंगे क्या? संदीप आप थे आप क्या? कैसे कह सकते आप हैं? थे क्या? मैं आप कहीं भी थे रहा क्या? हूं, कहीं आप भी रहा कहाँ हूं। चुके हैं? आप आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? स्पष्ट बात करें। आप ऐसे कैसे स्पष्ट बात कह करें। सकते हैं? कैसे सामने आ आप गया? कैसे कह सकते हैं? कैसे सामने आ ये गया? आरोप है। आरोप ही तो मुझे आप से- जवाब ये दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं। दीजिए। जवाब जवाब दीजिए दे ना। रहा हूं। जवाब आप दीजिए प्रमाणित ना। कीजिए। बोलिए कैमरे के सामने। आप बताइए। बोलिए कैमरे के सामने। मैं सुमित अवस्थी से ये बात कहता हूँ, ये प्रमाणित करे मैं बिका हुआ हूँ। आप प्रमाणित करिए पूरा हिंदुस्तान को। आप बताइए। ये साबित आपको कर रहे हैं। अपने स्टूडियो में ये बैठ साबित के आपको मेरा कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं आप। साबित आप आपको अपने कर रहे हैं। मेहमान का अपमान कर रहे हैं। आपको कैसे मुझे पैसे बिकाऊ मिले कह रहे हैं आप? आप प्रोफेशनल प्रवक्ता कैसे हैं। मुझे आप बिकाऊ कह रहे आगे हैं? बढ़े मेरी बात हो जाती है दिया गुरुजी। आपने। आप रावत साहब मुझे कैसे बोलिए। बिकाऊ कह रहे हैं? दूर साहब कुछ बोलिए। आप मेहमानों के साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे? क्यों? सुमित सवाल जी, पूछना किस मेरा तरह काम है। सवाल पूछना मेरा सवाल काम नहीं है। पूछ ये रहे। सवाल है। सवाल नहीं आप पूछ सवाल रहे। करिए। आप मेरा मानहानि कर रहे हैं। आप मुझे सवाल- बुला मैं के सवाल बेइज्जत पूछ कर रहा रहे हूं। हैं। मैं आप सवाल मुझे पूछ रहा हूं। ये सवाल नहीं होते हैं। जो आप आदमी मुझे बिकाऊ कह रहे हैं। सवाल होते हैं क्या? बलात्कारी मुझे के जो पक्ष डेरा में से खड़ा बताइए। हो, जो बलात्कारी के पक्ष में खड़ा हो, जी। उससे क्या सवाल किए क्या जाएंगे? क्या अपराध है आप इसमें? पत्रकार हैं। अपराध क्या है इसमें? अपराध है ये। किसी का पक्ष रखना अपराध है गुनाह ये। है क्या? बिल्कुल। किसी का जिसको नहीं है। अदालत ने बलात्कारी क्या कह मैं दिया, क्या उसके वकील आप आगे भी वकील हैं। लड़ेंगे? आप वकील हैं। मैं उनका आप प्रवक्ता वकील हैं। हूं। मैं- प्रवक्ता है ना? मैं- सुन लीजिए, मैं- ये प्रवक्ता मैं है। उनका पक्ष ये रखने प्रवक्ता वाला है। हूं। मैं उनका पक्ष बिल्कुल। आप बात करिए। आप मैं बताइए। उनका पक्ष रखने रावत वाला साहब हूं। के सवाल आप का आरोप जवाब। नहीं लगा सकते अच्छा सुमित सुनिए, जी। संदीप जी ये बताइए, अभी आपने उन्होंने कहा विश्वास गुप्ता ने मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, सर जी, वो आपको मैं नहीं आ रहा हूं जानता, साहब। और आप कह रहे हैं मैं प्रवक्ता हूं, तो डेरे के बारे में नॉलेज होगी आपको पूरी? पूछिए ना आप। नहीं तो फिर इनका भूमिका डिवोर्स मत क्यों बनाइए, हुआ? सवाल डिवोर्स पूछिए। क्यों हुआ? पूछे ना सवाल, विश्वास से मैं कहता हूं पूछिए। विश्वास गुप्ता मेरा का नाम डिवोर्स विश्वास हुआ। नहीं है। आप प्रवक्ता आप हैं। बताइए ना। मेरा नाम आप विश्वास नहीं है। बताइए। पति पत्नी के बीच में मैं बोलूंगा क्या? पति पत्नी के बीच में डिवोर्स क्यों हो रहा है? मैं बोलूंगा क्या? तूर साहब बोलना चाह रहे हैं। मैं तूर एक साहब, सवाल पूछना चाहता हूं सर। आप पूछिए तूर साहब। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जवाहर ये भाई जो में आ रहा। सामने बैठे हैं मिश्रा जी, इनसे पूछिए क्या रामचंद्र छत्रपति के कत्ल में जो मौके पे पकड़ा गया कुलदीप, क्या उससे गुरमीत रामरीम जमीन का गिफ्ट ले सकता है? सिर्फ इतना पूछिए, मैं कागज बोलिए लेके संदीप, जवाब प्रूफ देना देके चाहते बात हैं? करूंगा। सवाल नहीं सुन पाया मैं, सवाल दोहरा जो दीजिए। कुलदीप पकड़ा गया छत्रपति के हत्या के मामले में, उससे गिफ्ट ले सकता है राम रहीम जमीन? मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। जमीन के रूप में मुझे इस जमीन बारे में का। कोई जानकारी नहीं है। आपको मेरे कोई सामने की जानकारी घटना है, है ही मैं इस नहीं। पे कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। क्यों बता रहे मेरे हैं? पास जानकारी नहीं है। क्यों नहीं करना मैं चाहते? स्वीकार कर रहा आप हूं, मेरे किसी को बात का जानकारी जवाब नहीं ही है। नहीं देते। आप जबरदस्ती मेरे मुंह में सब ठूस सकते मैं हैं। अगर आपको नहीं, मेरे को हिस्ट्री जानकारी। दूंगा, चलो संदीप मैं जी, अगर आपको जानकारी हिस्ट्री डेरे ला में के 6 दूंगा, साल से आप थे, 6 क्या साल में आपको उसके डेरे बाद के में बारे में आप क्या क्या जवाब जानकारी है? देंगे? आप अच्छी बात बता जब मैं दीजिए। आप अच्छी बात ला बता के दी। दूंगा, हाँ। क्या जवाब देंगे? बहुत बहुत फिल्में सारी। बन रही थी, 131 अच्छी नाच बात गाना बता हो रहा सकता था, हूँ। फिल्मों की शूटिंग हो रही 131 थी। अच्छी बात हाँ, बता बता सकता हूँ। दीजिए। 131 दीजिए। सेवा के के बात काम करूंगा, दुनिया में सबसे क्या ज्यादा जवाब ब्लड दान देंगे? करने वाला डेरा जवाब- सच्चा सौदा, बेस्याओं को बेटी बनाकर उनकी शादी करने वाला डेरा सच्चा सौदा, ब्लड जीते दान जी हो अपना गया। निदान हो करने गया। वाला डेरा सच्चा एक सौदा, मिनट, आप रहमत का दर डेरा सच्चा, जनाब, इंसानियत का संदीप, दर क्या संदीप, ब्लड दान डेरा कभी सच्चा। गुरमीत रामरीम को देते हुए विक्रम सिंह। देखा आपने? क्या विक्रम जी, गुरमीत विक्रम जी। रामरीम को ब्लड दान भारतीय देते जो हुए पुलिस ने देखा बरामदगी आपने? की है नाजायज हथियारों की, क्या कंकालों ब्लड दान की देते हुए और गुरमीत रामरीम आपत्तिजनक को देखा वस्तुओं आपने? की, उसकी क्या जिम्मेदारी है? और सीबीआई कोर्ट ने जिसको दोषी करार दिया है उसके बारे में मतलब इतना महिमा मंडित, ये तो वही बात हुई सुल्ताना ने इतने 10 कत्ल किए और एक
मंदिर बनवा दिया तो उसके पाप धुल जाएंगे? ये कोई सवाल ही तर्क नहीं नहीं उठता। है। जवाहर यादव, मैं आपसे जरूर एक सवाल पूछना चाहता हूं, माफी के साथ कि आपको इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन आज की अब मामला
पुलिस की पकड़ में हनीप्रीत नहीं आ रही है। ये समझ में आ गया हरियाणा पुलिस किस काबिल है। 25 दिन बीत चुके हैं, हरियाणा पुलिस की स्थिति हम लोगों ने देख लिया। जो महिला कोर्ट से निकलकर रोहतक जेल तक खुद पहुंचती है, उसको आप रोहतक जेल के बाहर लाकर छोड़ देते हैं एक एफिडेविट लेकर, और आज 25 दिन हो गए आपकी पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। ये तो हो गई पुलिस की बात। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं आपसे, आपकी आदत है सवाल पूछने की, मैं सवाल के अंदाज में आपसे पूछता हूं। जवाहर यादव, इस बारे में बताइए कि डेरा सच्चा सौदा के बारे में आपके नेता क्यों ये बयान दे रहे हैं कि जो 36 लोग मर गए उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। देखिए, अब मेरा निवेदन है, 36 मिनट इस डिबेट में मैं एक शब्द नहीं बोला, और मेरे बोलने से पहले आपने मेरी आदत बता दी। ये देखिए, आपको तय करनी होगी कि आप कैसी पत्रकारिता करते हैं, मैं इस पर आगे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब आपने कहा कि हनीप्रीत को क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस। उनके खिलाफ जो पहला हमें जांच में मिला वो 30 तारीख को सुबह मिला, और 1 घंटे में हमने एलओसी जारी कर दी। और एक और आपको आग्रह के साथ कहना चाहूंगा, 1066 लोगों को अभी तक हम पकड़ चुके हैं। 3 लोग और हैं जो प्रमुखता से बचे हुए हैं, उनको पकड़ रहे हैं। 43 लोग हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे, उनके हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे, पुलिस की वेबसाइट पे वो चीजें डाल दी। राजस्थान और पंजाब के वो लोग, उसमें से 5 लोग और पकड़ चुके हैं। तो अगर पुलिस ने 1066 लोगों को पकड़ लिया, वो आपको पुलिस की उपलब्धि नहीं दिखती। एक है जो पुलिस के नजदीकी हमारे इसमें, क्योंकि आज मैं पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकता, आपका मन में यह हो सकता है कि हनीप्रीत को यह मैसेज चला जाए, हम उनके कितने करीब पहुंच सके, तो वो गलती मैं नहीं करूंगा। जल्दी वो हमारी पुलिस की गिरफ्त में होगी। हनीप्रीत की तो आप काफी नजदीक रही है, आपकी सरकार हमने देखा है, इसमें तो हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। 1066 लोग, जवाहर भाई, 1066 लोग, 1000। देखिए, बीच में कौन आगे, मेरा निवेदन है, मैं बोल रहा था, मैंने सुना ना सबको। 36 मिनट सुना तो 1 मिनट मुझे भी दे दीजिए। 1066 लोगों को पकड़ा, ये भी आपको बता देना चाहिए। 1066 लोग से किसी को कोई सरोकार नहीं है। 66 लोग को पकड़ा गया। ये तो बलवाई है, ये तो दंगाई है, इनको तो पकड़ना चाहिए था। इनको तो इकट्ठा ही नहीं होने देना चाहिए था पंचकुला के बाहर, जो आप लोगों ने इकट्ठा होने दिया। जवाहर यादव, जबरदस्ती अपनी पीठ में थपथपाइए भाई। जवाहर यादव, अपनी पीठ में थपथपाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके अनिल विज, आपके खट्टर साहब ये क्यों पैरवी कर रहे हैं कि जो 36 लोग मरे उनको मुआवजा मिलना चाहिए? क्यों कर रहे हैं? आपने मेरे डिबेट में कहा है जवाहर यादव, आपने मेरे डिबेट में कहा है कि 36 लोग मार दिए। उत्तर ले लीजिए, 36 लोग मार दिए, आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी पार्टी के लोगों ने कहा है। अरे आप तो एंकर हैं, आपको तो एक प्रश्न के बाद उत्तर सुन लेना चाहिए। आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे विरोधी बैठे हो। मैं उत्तर देना चाह रहा हूं, सुन लीजिए। आपने कहा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये कहा कि जो ये लोग मरे हैं उनको मुआवजा देना चाहिए। ये उन्होंने कहा, उनका वक्तव्य है। तो परंतु वहां पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मैं आपको बताया तो मुख्यमंत्री जी को आप गलत कोट कर रहे हैं। जो मुआवजे का विषय है वो माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि किसको मुआवजा देना नहीं देना ये उच्च न्यायालय तय करेगा, और वो राम रहीम के जो सोर्सेज है उनसे लिया जाएगा। ये माननीय न्यायालय का टिप्पणी है। तो माननीय न्यायालय के जैसे ही इसमें कोई निर्देश आएंगे हम वो काम करेंगे। मतलब अनिल विज ने गलत कहा ना? ये कहा है, मतलब अनिल विज ने गलत कहा ना? इसलिए अनिल विज की भर्त्सना करिए। किसने कहा? ये किसने कहा? अनिल विज की भर्त्सना करिए ना। किसने कहा अनिल विज ने? अनिल विज साहब की भर्त्सना करिए। अनिल विज ने किन्होंने गलत बोला? अब आप सुनिए, पहले आप बोलिए, उसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। अनिल विज साहब की आलोचना तो करिए। अब कोर्ट के खिलाफ लाइन ली उन्होंने। निवेदन यह है, अपना वोट बैंक देख रहे हैं वो। अरे सर उत्तर तो ले लीजिए। अरे सर उत्तर तो ले लीजिए। चलिए बोलिए। पता नहीं ये क्या प्रचलन हो गया कि मीडिया ये कहता है कि आपको ये कहना ही चाहिए। अरे मेरे बोलने की आजादी है, गलत हूं सही हूं देश की जनता तय करेगी। अनिल विज जी ने यह कहा कि जो ये लोग मारे गए हैं इनको भी पूर्व में जैसे मुआवजे मिलते रहे वैसे मिलने चाहिए। हमारा कहना यह है कि पूरा का पूरा ये माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है। अगर उच्च न्यायालय ने कह दिया इनको, अनिल विज की बात की आप अनिल विज की आलोचना नहीं कर रहे हैं। अनिल विज आपसे बहुत सीनियर है, मैं समझ सकता हूं। जवाहर यादव आपको पार्टी के अंदर है ना, आपकी मजबूरियां हो सकती हैं। मुझे 10 सेकंड नहीं दूंगा मैं। आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को वही चीज। नहीं, ये आपका हरियाणा का प्रदेश भाजपा का चैनल नहीं चल रहा है जनाब। जवाब नहीं देंगे तो मौका नहीं मिलेगा। सीधे सवाल है, सीधे जवाब चाहिए। कितना पैसा मिला? कितनी घटिया बात कर रहे हैं। किस बात कर हर चीज का बिकाऊ किस बात कर रहे हो? कितनी गंदी बात कर रहे हो। हर चीज बिकाऊ है क्या? आप कहां थे? क्या बात कर रहे हैं? ये आप आप लगाएंगे क्या? संदीप आप थे क्या? कैसे कह सकते हैं? कहीं भी कहीं भी ऐसे कैसे कह सकते हैं? आरोप ही तो मुझे डिबेट में आगे बढ़ूं उसके पहले आखिरी सेगमेंट में जाने के पहले नतीजा दिखा देता हूं। क्या रिश्ता कलंकित करने वाले राम रहीम को ताउम्र कैद की सजा होनी चाहिए? 91% लोग
हाँ में जवाब दे रहे हैं और ट्विटर पोल पे भी हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा है। 90% लोग यहाँ भी हाँ में जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ भूपेंद्र सिंह जी है। भूपेंद्र जी माफ करिएगा मैं आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन आपको जरूर इस डिबेट में लेके आना चाहूंगा। भूपेंद्र जी, जो बातें अब विश्वास गुप्ता कह रहे हैं, जो बातें आप तमाम लोगों ने कही, अगर न्यायालय ने जवाहर भाई एक मिनट की बात कह दी तो क्या आप अनिल विज जी से माफी मांगेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर माननीय न्यायालय ने इनको मुआवजा देने की बात कह दी तो क्या आप अनिल विज जी से माफी मांगेंगे? आप मुझसे जानना चाह रहे हैं? आप एक शो निकालिए, हम तो पूछेंगे तू, मैं और मुझे बुलाइए उसके अंदर। जवाहर यादव, जवाहर यादव नेतागिरी मत करिए मेरे साथ आप प्लीज। अगर माननीय जवाहर यादव, जवाहर यादव, जवाहर यादव, अगर अभी तो अनिल विज का बचाव नहीं कर पा रहे थे। अनिल विज को आपने दोषी करार दे दिया पिछले सेगमेंट में, अब आप डिटेल करना चाहते हैं पूरे डिबेट को। विक्रम सिंह जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। विक्रम सिंह जी, जवाहर जी जरा हम लोग आगे जवाहर बढ़े। जी ये तो सुनिए अभी विक्रम सिंह जी की बात, भविष्य की बातें। जवाहर जी अगर माननीय बोलिए विक्रम सिंह जी, जी, सर। अब हम जवाहर आगे जी, की आपकी बात आवाज में कम करें। कर रहा हूं न्यायालय ताकि जब आपको आदेश विक्रम सिंह की देगा आवाज समझ उसकी में आए। मीमांसा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हमें एक दो बातें हम आपसे समझना चाहेंगे। जवाहर जी पहले हमें ये बताएं, आपके यहाँ इतने अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, संधू साहब हैं, अकील मोहम्मद हैं, चावला साहब हैं, अगर इनको पहले आपने छूट दे दी होती, आपने पहले छूट दी होती तो ये समस्या नहीं आती। लेकिन आपने पहले उनको छूट नहीं दी। आपने प्रिवेंटिव अरेस्ट क्यों नहीं करने दिया उनको? आपकी कुछ मजबूरियां मैंने सुनी है। जवाहर जी पहले मेरी आपको किसने कहा हमने उनको छूट नहीं दी थी? क्या आपको डीजीपी ने क्या? क्या आपको चावला साहब ने क्या? मुझे क्यों आपको मेरी बताया कोई गया बात ही ना? नहीं हुई। जवाहर यादव आपको मैं बताया आपको गया थोड़ी सरकार बताऊंगा। ने। जवाहर यादव तमीज से बात करिए विक्रम सिंह जी से। तमीज से बात करिए जवाहर यादव। जवाहर यादव तमीज से बात करिए विक्रम सिंह जी से। जवाहर यादव मैं आपसे जानना चाहता जवाहर हूँ, जी, क्या आपको जवाहर डीजीपी जी, ने बताया, अब मैं फिर गृह मंत्री ने बताया, मुख्यमंत्री ने बताया कि छूट नहीं दी थी? क्योंकि आप सरकार के वक्ता है, पार्टी के वक्ता है। 21 सीटें आपके राम रहीम के चूंकि झोली में है, आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, न राजनीतिक इच्छा है कि आप उनके खिलाफ या हाजी प्रीत के खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक आप सर, राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर, वो भी कहा था किसी ने, बिल्कुल ठीक। मैं हारूं या जीतूं मेरा देश न हारे। आपने सबको दांव पे लगा करके अपनी राजनीतिक जीत और राजनीतिक रोटियां सेकी आपने, और आप जनता के सामने आपके जाने का नैतिक। जवाहर जी आप कोई तर्क नहीं है, तर्क विहीन है, किसी तरह का कोई तर्क आपके अंदर नहीं है। बिल्कुल ठीक विक्रम सिंह जी, ये 21 सीटों का जो दबाव है ना भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा में, इस चक्कर में ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो बताने के लिए आपको बाध्य नहीं हूं। हमारे अधिकारी अरे छोड़ दीजिए, अरे छोड़िए जवाहर जी, जवाहर जी आपके बस की नहीं जवाब देना। जवाहर जी रायता फैल चुका है हरियाणा में, पूरी तरीके बीते से 2 महीनों में इस देश में सिर्फ हरियाणा चमक रहा है, वो भी गलत वजहों से। आपके मुख्यमंत्री आपकी सरकार है जवाहर यादव, सोच लीजिए किस पार्टी का बचाव कर रहे हैं। भूपेंद्र जी सॉरी, मैं भूपेंद्र जी को डिबेट में लेके आना चाहूंगा, मैं माफी चाहता हूं भूपेंद्र जी, और साथ में संदीप मिश्रा। भूपेंद्र जी, संदीप मिश्रा का यह कहना है कि बाबा के खिलाफ ये लोग ऊपरी अदालत में जाएंगे, बाबा बिल्कुल इनोसेंट है। आपको लगता है कि ऊपरी अदालतें निचली अदालत के फैसले को पलट देंगी जिस तरह के इल्जाम साबित हुए राम रहीम पे? भूपेंद्र जी। बिल्कुल कोई फैसला नहीं, कोई ऊपरली अदालत कभी भी फैसला नहीं पलटेगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि 15 साल का ट्रायल चला है और पूरे एविडेंस के साथ उनको सजा दी गई है। और उतने उस डेरा मुखी ने इतने घिनौने काम किए हैं जिसको कोई भी कोर्ट, और भगवान की कोर्ट ने भी उसको माफ नहीं किया, जो तीसरी अदालत है उसको कोई भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने मासूम लड़कियों से, भोली भाली लड़कियों से बलात्कार किया है। साथ कितनी लड़कियां और है जो आगे आना चाहती हैं। बिल्कुल भूपेंद्र, मैं संदीप आप इस बात का जवाब दीजिए। लड़कियों की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया वो तो साबित हो गया, लेकिन हथियारों का जखीरा साथ में आना, जब कोर्ट के अंदर आना तो 500 गाड़ियों के साथ आना, ये क्या तमाशा है? साथ में अपने साथ एक वैन लेके चलना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जिसमें ज्वलनशील पदार्थ था, ये क्या था संदीप? ज्वलनशील पदार्थ नहीं था, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो आग बुझाने वाला पदार्थ होता है और हर फायर ब्रिगेड में होता है। आपको जानकारी रखनी चाहिए हथियार कि आप गलत तरह से चीजों को ना प्रचारित करें। पुलिस की रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट है, की रिपोर्ट है, सब गलत है, सब आप ठीक बोल रहे हैं। बात सुनिए, आप बात सुनिए। ऐसा कोई और पदार्थ कोई ऐसा हथियार नहीं लीगल मिला उन गाड़ियों में, कोई ऐसा हथियार नहीं मिला जिस पर बात की जाए। और रही बात जो मेरे वकीलों से बात हो रही है, उन्होंने कहा नरकंकाल की बात कहा है? सुमित जी कहा नरकंकाल की बात है?
बताइए कहाँ वो नरकंकाल दिखाइए की बात गुफा है? की बात सुनवाइए इनको। बताइए मेरे को गुफा नरकंकाल। नरकंकाल सुनाइए मेरे को नरकंकाल की बात सुनवाइए मेरे को। हरियाणा के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बाहर आके बताया बताइए मीडिया जी, को, मुझे जब नरकंकाल वहां पे की काम बात कर रहे थे। हमारे यहाँ अस्थियों की बात हुई थी, कंकाल फूल की निकले बात हैं। हुई नहीं, थी। संदीप वो जी, फूलों को AK-47 तो मिला ही था। AK-47 मिला था। डीजीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा AK-47 मिला बलवाइयों के पास, AK-47 जो लश्कर के पास होता है, जो ओसामा बिन लादेन के पास होता है, जो दाऊद इब्राहिम की स्मगलिंग करता है, वो राम रहीम का करता डीजीपी है। साहब ने ये भी कहा था कि ड्राइवर गिरफ्तार हो गया, अगले दिन उन्होंने बयान बदल दिया। AK-47 वाले डेरे के प्रवक्ता हैं आप। AK-47 वाले डेरे के प्रवक्ता हैं आप। इल्लीगल हथियार AK-47। कुछ भी बोलेंगे क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? पुलिस ने कहा है, ये तो बरामद पुलिस ने कहा है। उन्होंने अपने बयान से आप पलटे फंस दिए जाएंगे कि- संदीप। कैसे कैसे संदीप आप फंस जाएंगे। कैसे आप गलत आदमी का बचाव कर रहे ऐसे कोई बात हैं, जो आदमी दोषी ऐसा साबित तो हो चुका देश में है। हर आदमी किसी के साथ खड़ा ही नहीं होगा। सुमित नहीं, जी, राम रहीम आप का स्टूडियो विशेष में बैठ स्थान के है। फैसला कर देंगे कि कोई राम किसी के साथ खड़ा नहीं रहीम होगा। का विशेष स्थान है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर आपसे पुलिस इंक्वायरी करती है, सपोज जितनी चीजें यहाँ सुमित जी ने आपसे पूछी हैं, आपके पास इनके कोई प्रूफ है ऐसे कि भाई ये ऐसे चीजें बोलेंगे, नहीं थी? मीडिया में बैठे बोल देंगे, चले जाएंगे, छूट जाएंगे। बड़े लोग नहीं, तो फिर इंक्वायरी बड़े लोग होनी चाहिए ना सबको इनकी जानते भी। हैं, ऊपर अगर से जब लेकर ये नीचे कह रहे पूरी थे हुकूमत नहीं, को जानती और है। पुलिस कह रही है कैसी कैसी बातों पे तर्क हो रहा है? कैसी कैसी सुमित जी, उन्हीं ये बातों चैनल का बहुत बड़ा स्तर है, कैसी कैसी बातें आप कर रहे हैं? कितनी बढ़िया बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान आपको देखता है, मान करता है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि आप ऊपर से नीचे तक सबको जानते बच जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? पुलिस ने बोला पुलिस प्रूव करेगी, और जो इलीगल पुलिस के पास तो है, पुलिस ने तो कब्जे में ले ली है। आप प्रूव करेंगे वो अच्छी बात है। आप बताइए ना कि नहीं है। आप कुछ प्रूफ नहीं करेंगे, आपसे बकबक करेंगे, सुमित जी आपसे कोई बकबक करेंगे बैठ के, आप कोई प्रूफ नहीं करेंगे, कोई सबूत नहीं देंगे। जो भी कानून हाथ में आप विश्वास गुप्ता की चिट्ठी लेके आ गए, अपने साथ एक भी सबूत लेके नहीं आए, क्यों? किस चीज का सबूत चाहिए आपको? AK-47 नहीं है। किस चीज का सबूत चाहिए? एक चीज ये बता दीजिए, विश्वास गुप्ता का तलाक क्यों हुआ? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आप बताइए आपको क्या पता है कि मेरा क्यों नाम तलाक हुआ? हनीप्रीत है ना, मेरा नाम विश्वास गुप्ता नहीं, है। आप उन्हीं का प्रवक्ता हैं, कैसी बातें डेरे पूछ के रहे हैं आप प्रवक्ता हैं धर्म के नाम पर? नहीं, कैसी डेरे के बातें प्रवक्ता पूछ हैं ना। रहे हैं? हनीप्रीत कहाँ है? चलिए वक्त की कमी है। डीजीपी साहब क्या मुझे व्यक्तिगत अच्छा सवाल सुनिए का ना, जवाब देना अच्छा चाहिए? सुनिए ना, आप ये हनीप्रीत का यही बता दीजिए। हनीप्रीत को कहाँ छुपाया? डीजीपी साहब ने पूछा, हनीप्रीत क्यों मेरा बताइए ना? काम है क्या ढूंढना पुलिस का? अरे आपकी मेरा प्रवक्ता काम है क्या? आपको तैयार करके ये भेजा मेरा हुआ अधिकार उन्होंने। क्षेत्र है क्या? मैं तो मान के मैं जा रहा हूँ, भारत का एक अधिकार मैं तो मान के चल रहा हूँ कि हनीप्रीत को आप पुलिस सुमित करके जी, आप भेज रही है। मेरे सारे ढूंढेंगे क्या हनीप्रीत को? हाँ, मेरे सारे हाँ, ढूंढेंगे क्या? हाँ, मैं नहीं जानता, फिर मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो कौन है। टेलीफोन पे कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है इनको? आपको टेलीफोन पे इंस्ट्रक्शन मुझे आप दे रहे थे, आपका फोन आ रहा था। मैं तो नहीं दे रहा, मैं हनीप्रीत को आप दे रहे थे, आपका फोन आ रहा था। आप जानते हैं आप हनीप्रीत मुझे क्या डिस्टर्ब कर रहे है? थे। आप जानते हैं आप हनीप्रीत क्या जानबूझ के। है? क्यों नहीं बता रहे? मैं नहीं जानता। बताइए, बिल्कुल, तो आप इन्वेस्टिगेशन मुझे एजेंसी की मदद अपनी करिए। बात मेरे मुंह से क्यों बोलवाना चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मदद आप करिए। किस तरह से आप भारत के दबाव संविधान में विश्वास रखते हैं? बेशक रखता हूं। भारत में शांति होनी चाहिए, बेशक रखता भारत हूं। का विकास ये होना बात हमारी चाहिए। चेयरपर्सन ने तो कहा ये है। बोलिए, ये अपील की है ये उन्होंने। बोलिए हनीप्रीत कहाँ है? बताइए देश को मैं आज। कैसे बता दूंगा? क्यों छुपा के रखा है? क्या मैं क्यों छुपा के रखा है? किस क्यों लिए भाग रखूंगा रही है मैं? फिर वो? मैं क्यों कोई- भाग रही है फिर वो? भाग रही है, क्यों उनसे भाग रही है पूछिए फिर आप। वो? उनसे क्यों पूछिए आप। किससे पूछूं मैं? आप आप उनसे प्रवक्ता पूछ- बन के आप आए। ढूंढ नहीं आप- पाए। मैं कहाँ थोड़ी ढूंढना? तो मैं आप कैसे बताएंगे। ढूंढूंगा? आप प्रवक्ता आप हैं। ढूंढ नहीं पाए, मैं आपको ढूंढ बताना लूंगा। पड़ेगा। सुमित जी, जिस तरह आप भारत के हरियाणा नागरिक हैं, पुलिस, उसी तरह मैं भी जवाहर नागरिक हूं। यादव, जवाहर यादव, ये एक प्रवक्ता यहाँ बैठा हुआ है, इसको पता है हनीप्रीत कहाँ है। अब आप बोलिए मेरे अपने से डीजीपी दूर को। आकर बात करेंगे सुमित जी। जवाहर यादव, ये प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, इनको हनीप्रीत का पता हो सकता है। इनसे हरियाणा पुलिस पूछताछ करेगी कि नहीं? जवाहर यादव, सीधा सवाल मेरा आपसे। मुझे कैसे पता हो सकता है सुमित जी? आप अपनी मुंह की बात संदीप मिश्रा के साथ पूछताछ होगी कि नहीं? पत्रकारिता कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? शांति। अपनी बात मेरे मुंह में क्यों ठूस रहे हैं आप? मेरी बात तो है ही। हाँ तो रखिए ना अपनी मैं पूछ बात। रहा हूं ना। आप मेरी बात पे क्यों शांत। रख रहे हैं? आप मेरी जवाहर बात पे क्यों रख रहे हैं? यादव, जवाहर यादव, एक लास्ट 10 सेकंड में संदीप मिश्रा से पूछताछ होगी कि नहीं? संदीप मिश्रा से पूछताछ होगी कि नहीं? संदीप मिश्रा से पूछताछ होगी कि नहीं? मत लिखिए, आप फैसले मत सुनाइए। नहीं देना चाह रहे हैं आप संदीप मिश्रा, जवाहर यादव? मत बताइए संदीप मिश्रा को, जवाहर यादव। अगर आप जवाब देना चाहते तो आप ट्वीट करके मुझे बता दीजिएगा। वक्त की कमी है।